वेल्वेटॉस दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड था, लेकिन वो जंगलों में एक नॉर्मल सी फैमिली में फिर से रीइंकार्नेट होता है। लेकिन वो अपनी सारी पावर्स के साथ पैदा हुआ था, पर जो चीज नहीं बदली थी वो थी उसकी लव लाइफ। अपनी सुंदर क्रश के मरने के बाद वो भी जमीन को टर्मिनल वेलोसिटी में जाके गले मिलता है, और इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो एक वर्जन ही मर जाता है। इसके हजारों सालों बाद वो एक छोटे से टाउन में आर्मीडियोर नाम के बच्चे के रूप में जन्म लेता है, जहाँ उसकी नई फैमिली उसका 10th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि उसके टाइम के मुकाबले इस समय में लेवल ऑफ एजुकेशन और मैजिक काफी कम हो चुका है, लेकिन वो बचपन से ही इन सभी के बारे में स्टडी करता है और दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग भी करता है। 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद उसे याद आता है कि वो अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाया है। तो जब वो अपने रूम के बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है, वो उन्हें ताड़ता रहता है और फिर अपने बिग ब्रेन का यूज करके सीधा उन्हें अपना दोस्त बनने को कहता है। पर वो उन सभी को क्रीपी सा लगता है, तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के आर्ट की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और डिसाइड करता है कि वो फिर से कोशिश करेगा। पर जब वो 3 लड़कियों से बात करने वाला था, एंजाइटी की वजह से उसका पेट दर्द होने लगता है, और जब वो उसे देखती है वो उन्हें देख के स्माइल करने की कोशिश करता है, पर इससे वो सभी घबरा के वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद आर्ट उन सभी के ऊपर चिल्ला के उन्हें दोस्त बनने को कहता है, पर इससे वो लड़कियां और ज्यादा घबरा जाती हैं। इसके बाद वो अपना सारा गुस्सा पेड़ों को गिरा कर उतारता है। वहीं शाम को उसे उदास देख के मेयर, जिसका की नाम ऑलहाइड है, उसके पास आता है। आर्ट उससे पूछता है कि आखिर वो दूसरों से दोस्ती कैसे करे, तो मेयर उसे बताता है कि वो हमेशा सभी से काइंड तरीके से बिहेव करे। ये सुन के आर्ट खुश हो जाता है और तुरंत ही इस एडवाइस को यूज करने निकल पड़ता है, और वो फिर से उन तीनों लड़कियों के पास जाता है और बड़ी ही रिस्पेक्टफुली कहता है, मैं तुम तीनों को एक साथ चाहता हूँ। इसके बाद वो फॉरेस्ट में बैठ के खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे जंगल से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है कि एक लड़की एक वुल्फ से लड़ रही थी। वहीं घर पे मेयर उसके पेरेंट्स को बता रहे थे कि उनकी बेटी काफी परेशान है बुलिंग की वजह से। वहीं दूसरी तरफ उनकी सुपुत्री अपनी पावर का यूज करती है और एक ही हमले से उसे राख में बदल देती है। वहीं उस लड़की की नजर उस पे पड़ती है और उसे ऐसे छिछोरों की तरह उसे देखता हुआ देख के वो थोड़ा घबरा जाती है, और वो फिर से अपने बिग ब्रेन का यूज करता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सुंदर लग रही है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी लड़की सुन के उसे और डरेगी ही। लेकिन फिर वो अपने बचे खुचे दिमाग का यूज करके कहता है, तुझसे बदसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसके सारे पैर तेरे उल्टे ही पड़ रहे थे। तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनना चाहेगी, पर वो चिल्लाती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो वो कैसे दोस्त बन सकते हैं। और वहाँ से भागते भागते सीधा अपने पिताश्री के पास पहुँचती है। वहीं पे आर्ट भी पहुँचता है और कहता है कि तुम्हारी एडवाइस उतनी ही काम की थी जितनी स्कूल की पढ़ाई जिंदगी में काम आती है। और वहीं उस लड़की को भी देख के वो सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वो छिछोरों की तरह उसका पीछा करता रहता है उसका दोस्त बनने के लिए, पर जैसे ही वो उसको देखती थी वो भागना शुरू कर देती थी। रीना के बर्थडे पे आर्ट उसे फूलों का गुलदस्ता देता है, पर वो पूछती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता। आर्ट कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी पीठ पे कितने तिल हैं, मैं तुम पे नजर जो रख रहा हूँ। ये सुन के वो उसे जला देती है, लेकिन आर्ट इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। एक रात को रीना एक बड़े से बेर को अपने मैजिक से बिजली का झटका देती है। तभी वो देखती है कि आर्ट फिर से उसके ऊपर नजर रख रहा था, और वो कहता है कि वो उसे सेफली घर पहुँचाने आया है। लेकिन रीना फिर से उसे देख के भागने लगती है और आर्ट उसका पीछा करता ही रहता है, और वो उससे कहता है, क्या तारीफ करूं मैं उसकी जिसने तुम्हें बनाया। पर वो उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही चली जाती है। I'm a failure. इसके बाद जब वो अपने रूम में पहुंचता है, इस सन की बालक ने एक्चुअली में प्लान्स बना रखे थे और उन्हें कट लगा रहा है जो फेल हो रहे हैं। इसके बाद जब वो पसरा हुआ था, उसे बाहर से कुछ शोर आता है और वो देखता है कि गॉब्लिन्स ने गांव पे हमला कर दिया है। तभी उसे वो तीनों लड़कियां दिखती हैं जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया था, और वो पहले तो सोचता है कि इनका मरना ही बेहतर होगा, और फिर वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आर्ट के फादर उन गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ मेयर आता है और बताता है कि सुबह से ही रीना मिसिंग है। आर्ट को समझ आ जाता है कि शायद उसी की छिछोरी हरकतों की वजह से उसने ज्यादा दूर ही उसे चेज कर दिया। तो वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे ढूंढ के वापस लेके आएगा, और उसे उड़ता हुआ देख के वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। वही फॉरेस्ट के बीच में रीना चारों तरफ से गॉब्लिन से घिरी हुई है, और गॉब्लिन लीडर उससे हंसता हुआ पूछता है, अब क्या तुम अपने दोस्तों और फैमिली के लिए चिल्लाने वाली हो। पर रीना के तो कोई दोस्त ही नहीं थे, और वो याद करती है कि कैसे सभी लोग उसे मॉन्स्टर कह के उसे बुली करते हैं, और वो कहती है कि ऐसी झंड जिंदगी से अच्छा तो मौत ही है। अरे सेम टू सेम। पर जब गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला
करने जाते हैं वो मदद के लिए चिल्लाती है और इसी वक्त आर्ट उसे सभी गॉब्लिन्स को मारकर बचा लेता है। इसके बाद रीना पहली बार आर्ट का नाम बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है कि वो तो बस उसे बचाना चाहता था। रीना उसे यहाँ से जाने को कहती है पर आर्ट बस हंसता है और बाकी सभी गॉब्लिन्स के ऊपर भी बिजली से हमला करता है, जिसके बाद बच्चे कुछ गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला करने जाते हैं पर वो उन्हें अपनी आंखों से ही एक्सप्लोड कर देता है, जिसके बाद वो डरे हुए गॉब्लिन को भी बस देखकर ही एक्सप्लोड कर देता है। इसके बाद आर्ट रीना के पास जाता है पर रीना उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, वो तो बस मरना चाहती है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है और ऐसे अकेला वो नहीं जी सकती। पर आर्ट कहता है कि वो भी इन चीजों से गुजर चुका है और कहता है कि वो अब कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ ने उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था। तो इसके बाद फाइनली रीना उसके साथ दोस्ती कर लेती है। इसके कुछ सालों बाद आर्ट सो रहा था और उसे उठाने के लिए रीना पहुंचती है और रीना कहती है कि अब समय हो चुका है मैजिकल एकेडमी में साथ में एडमिशन लेने का। तो वो जाके हेडमास्टर से मिलते हैं। प्रिंसिपल तीन हीरोज के दो बच्चों को मिलके बहुत खुश है, लेकिन आर्ट थोड़ा उदास लग रहा था क्योंकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। प्रिंसिपल कहता है कि उसे पता है कि उन्होंने बचपन में ही लड़के गॉब्लिन से अपने विलेज को बचाया था, तो उन्हें फिजिकल एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें बस रिटन एग्जाम देना होगा। रीना अपने मस्त नंबर देख के खुश हो रही थी, वहीं आर्ट की फटी पड़ी थी क्योंकि उसे 100 में से 0 नंबर मिले थे। पर तभी वहाँ प्रिंसिपल आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि तुम तो सही में एक जीनियस हो, तुम्हारे आंसर्स आज की नॉलेज और रिसर्च के हिसाब से बहुत आगे हैं और तुम्हें 0 सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो गलत थे। इसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम सभी को आर्ट से सीखना चाहिए और वो सभी को बता देते हैं कि उसके पेरेंट्स ही हीरोज थे जो कि पहले ड्रैगन से लड़ा करते थे और आर्ट के एक नॉर्मल जिंदगी जीने का प्लान पे पानी फिर जाता है। इसके बाद जब वो क्लास में पहुंचते हैं सभी स्टूडेंट्स उन्हें घेर लेते हैं और वो सभी उनके दोस्त बनना चाहते थे। वहीं ये सब देख के नोबिलिटी के स्टूडेंट्स गुस्सा हो रहे थे कि एक छोटे से विलेज से आने वालों को उनसे ज्यादा अटेंशन मिल रही थी। तभी एक संतरा एक लड़की को बुली कर रहा था। ये देख के रीना उस पे चिल्लाती है। इस जलील आदमी का नाम रोनाल्डो है और वो कहता है कि ये लड़की उनके फैमिली सर्वेंट्स की बेटी है, यानी ये भी उनकी सर्वेंट है और वो रीना को अपने बिजनेस से बिजनेस रखने को कहता है क्योंकि आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस एंड नन ऑफ योर बिजनेस। पर आर्ट बीच में आता है और कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी जब मर्जी चाहो कर सकते हो और उसे लड़की से माफी मांगने को कहता है। रोनाल्डो कहता है कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे डुएल में हराना होगा। तभी उस झगड़े को खत्म करने के लिए वहाँ टीचर पहुँचती है पर आर्ट उस आवाज को पहचान जाता है। ओलिविया बारबाटोस के जनरल्स में से एक थी, तो अगर उसे पता लग गया कि उसने सब कुछ छोड़ के हजारों सालों बाद फिर से जन्म लिया है वो उसकी कंबल कुटाई कर देगी। पर वो डरा डरा बोल देता है तुम तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो। ये सुन के ओलिविया उससे पूछती है मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है और वो आर्ट की पावर देखना चाहती है और इसीलिए वो इस डुएल को अलाउ कर देती है। जिसके बाद उनके मैच के लिए सभी ग्राउंड में पहुंचे थे। वहीं आर्ट सोच रहा था कि वो इस मैच को बिना ओलिविया की नजर में आए हुए कैसे जीत सकता है। एल्ड्राडो थोड़ी अपनी बड़ाई करता है जिसके बाद वो अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन आर्ट को कुछ भी नहीं होता और उसने एक मैजिकल वॉल खड़ी कर ली थी उससे बचने के लिए। इसके बाद एल्ड्राडो फिर से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन इससे भी उसे कुछ भी नहीं होता। एल्ड्राडो कहता है कि तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था, तुमने मेरे मेगा फ्लेयर को डिफ्लेक्ट कर दिया। और आर्ट कहता है कि इससे पावरफुल हमला तो 10 साल के बच्चे करते हैं। इसके बाद आर्ट गुस्से में बहुत सारे मेगा फ्लेयर्स को एक साथ उसके ऊपर यूज करता है। सारे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान थे कि आर्ट गीगा फ्लेयर को कैसे ब्लॉक कर सकता है। पर आर्ट कहता है कि ये सारे तो बस सिंपल फ्लेयर्स हैं और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गीगा फ्लेयर क्या होता है। एल्ड्राडो बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था और वो अपनी हार मान लेता है। ये सब देख के ओलिविया इंप्रेस हो रही थी। आर्ट एक ही चुटकी बजाता है और सारी फ्लेयर्स को गायब कर देता है। एल्ड्राडो को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी तक सही सलामत कैसे है। तभी उसके पास आर्ट आता है और कहता है कि ये होता है असली गीगा फ्लेयर, अब दोबारा से वही गलती मत करना। तभी ओलिविया सभी को बताती है कि उसने बस गीगा फ्लेयर ही यूज नहीं किया था बल्कि उसे यूज करने से पहले एल्ड्राडो के चारों तरफ मेगा वॉल भी क्रिएट कर दी थी। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं ओलिविया उससे पूछती है कि उसने डबल कास्ट कैसे यूज किया क्योंकि इस समय में कोई भी इंसान 2 स्पेल को एक साथ यूज नहीं कर सकता। इसके बाद ओलिविया सभी स्टूडेंट्स को 3 लोगों की टीम बनाने को कहती है। ये सुन के सभी आर्ट और रीना के पीछे पड़ जाते हैं पर उस लड़की को अकेला देख के वो दोनों उसी को अपनी टीम में ले लेते हैं और यहाँ वो खुद को जेनी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद ओलिविया सभी को बताती है कि उनका मिशन एक ब्लैक वुल्फ को हंट करना है और आर्ट से कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तभी उनके सामने बहुत सारे वुल्व्स आ जाते हैं पर आर्ट के एक ही
हमले से वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। ये देख के जेनी को बुरा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल यूजलेस फील कर रही थी। ये सुन के आर्ट कहता है कि वो उसे मैजिक सिखा सकता है, जिसके बाद वो उसे मैजिक के बेसिक सिखाता है और साथ ही डेमोन्स्ट्रेट भी करता है। लेकिन इतने सालों तक बुली होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और वो और ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उनकी तरफ एक वुल्फ आ रहा था। आर्ट अपनी उंगलियां घुमाता है और मैजिकल सर्कल से उस वुल्फ के हमला कर देता है। आदि उन दोनों को इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है क्योंकि इस मैजिक को उसने ही बनाया था। ये सुन के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को अपने स्पिरिट सर्कल मैजिक को सिखाने लगता है। इसका यूज करना जेनी सीख जाती है और वो उसका यूज करके एक वुल्फ को बड़ी आसानी से ढेर कर देती है। ये देख के वो खुशी के मारे आर्ट को हक करती है। इसके बाद जब वो सभी खोपचे में जा रहे थे तभी वो एक ट्रैप में गिर जाते हैं और वो सीधा डंजन के बॉटम में पहुंच जाते हैं, जहाँ की डंजन का बॉस एक मीनाटोर उन पे हमला करता है। पर वहाँ आर्ट आराम से कहता है कि अब वो उन्हें स्क्रिप्ट मैजिक के बारे में आखिरी लेसन देगा। वो मीनाटोर के हमले को रोक के उसे पंच करता है ताकि वो उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बना सके। इसके बाद वो अपनी उंगलियां घुमा के काफी सारे मैजिक सर्कल्स बना देता है और क्योंकि ये माना एनवायरनमेंट से यूज करता है, तुम लोग जितने मर्जी स्क्रिप्ट मैजिक का यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो मैजिक सर्कल्स एक ही साथ उस मिनटोर पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद आज जेनी से आखिरी हमला करने को कहता है। बुलिंग की यादें फिर से उसके दिमाग में चलने लगती है, लेकिन अब वो डर के नहीं भागना चाहती है। जिसके बाद वो भी काफी सारे मैजिक सर्कल्स बनाती है और मिनटोर को मार देती है। अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के बाद वो मिनटोर के सींगों को ओलिविया के सामने रखते हैं और एल्ड्राडो वहां आके कहता है कि जेनी तो एकदम नली है, वो तो बस अपने टीममेट्स की ताकत का फायदा उठा रही है। जिसके बाद वो उनके टीममेट्स की भी बेइज्जती करने लगता है। ये सब सुनकर वो उसके खींच के चांटा मारती है और कहती है कि वो दोबारा उसके दोस्तों की बेइज्जती ना करे। अगले दिन प्रिंसिपल उसे स्टूडेंट बैटल कंपटीशन को ज्वाइन करने को कहता है, जिसे की क्वीन भी देखने आएगी। अगर वो आर्ट की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को देखेगी तो शायद वो स्कूल का बजट बढ़ा दे। आर्ट कहता है कि उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल उसकी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दे। पर वो बैटल में हिस्सा भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वहाँ ओलिविया उसे देख रही होगी। तभी उसके सामने जेनी आती है और वो सीधा आर्ट को डेट के लिए पूछती है। ये सुन के आर्ट थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो आज तक कभी डेट पे नहीं गया था। पर वो कुछ चीजों को देखता है। अरे उसकी शक्ल को प्यारी लग रही थी वो, तो उसे देख के वो हाँ कर देता है। ये सब देख के रीना जेलस फील करती है और वो भी उनके साथ जाना चाहती थी। और जेन का मानना था कि आर्ट को तो 5-6 लड़कियों को डेट करना चाहिए। मूवी थिएटर में आर्ट की पास की जिंदगी के बारे में ही मूवी चल रही थी। वही मूवी देखते देखते वो दोनों उससे चिपक रही थी, जिसकी वजह से वो पछताने लगता है कि वो इतनी टाइट पैंट पहन के आया था। प्ले के अंदर ले गया और उसके रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा था, जो देख के उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि असल में लिडिया बड़ी खतरनाक और खूंखार थी। प्ले के खत्म होने के बाद दोनों झगड़ने लगती है कि आर्ट को किसके चुने हुए रेस्टोरेंट में जाना चाहिए और आखिर में रेस्टोरेंट में जेनी उन्हें लेके जा रही थी। जब वो सुंदर गलियों से गुजर रहे थे वो कुछ लोगों को बात करता हुआ सुनते हैं जो कि कह रहे थे कि कैसे वो क्वीन को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद वो सभी अंडरग्राउंड सूअर्स में जाते हैं और आर्ट भी उन सभी का पीछा करने का डिसाइड करता है। वो वहाँ देखते हैं कि उन लोगों ने एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बना रखा है। तभी अचानक से उनके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। इसके बाद आर्ट उन सभी को उनका ही प्लान समझाने लगता है कि उन्होंने इतना सारा प्रपंच सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उन्हें किडनैप कर सके। उसी वक्त उनका लीडर उस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है और आर्ट को जिंदा जलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम आधे सही थे और हमें सिर्फ अपने टारगेट को जिंदा रखना है। लेकिन उस आग से आर्ट को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो एक ही अटैक से उस पूरे मैजिकल सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो एक और स्पेल एक्टिवेट करता है और लीडर को छोड़ के सभी को बिजली के झटके लग रहे थे क्योंकि वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था। लेकिन वो लीडर अचानक से ही अपने असली फॉर्म में आ जाता है और वो एक विंग्ड डीमन है। जिसके बाद वो एक अटैक से सीलिंग में एक छेद बना देता है और उससे उड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। आर्ट कहता है कि वो उसका पीछा करने जा रहा है और वो कहती है कि जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे वो पता नहीं कहां तक उड़ के चला गया होगा। तभी आर्ट रिवील करता है कि वो एक्चुअली में उड़ सकता है और उसका पीछा करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। बाहर निकल के डीमन एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। ये सब देख के वहां के सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें शांत करने के लिए आर्ट कहता है कि वो हीरोज का बेटा है और उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। डीमन उससे पूछता है कि वो उससे कैसे लड़ेगा जब उसके पास एक हॉस्टेज है और आर्ट उससे पूछता है कि क्या बोल रहा भाई तू, क्योंकि आर्ट ने पहले एक इल्यूजन स्पेल का यूज कर दिया था जिसकी वजह से डीमन को लगा था कि उसने लड़की को पकड़ा है। इसके बाद डीमन आर्ट पे हमला करके वहां से भागने लगता है पर आर्ट उसके ऊपर एक बड़ा सा अटैक करता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। जब वो नीचे उतरता है बच्ची की माँ उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ के सभी लोग उसकी जीत के लिए सेलिब्रेट करने लगते हैं। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें क्वीन से मिलने का मौका मिलता है। क्वीन बहुत सुंदर थी और खासकर उसकी 2 गोल गोल घूमी हुई बालों की लटाएं। ये सब देख के आर्ट के मन में थोड़े अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तभी एक नोबल उसे डांट लगाता है। वहीं आर्ट सोचने लगता है कि वो स्कूल की फंडिंग बढ़ाने के बारे में बोल सकता है ताकि उसे बैटल में हिस्सा न लेना पड़े। लेकिन तभी रोजी खड़ी होती है और क्वीन को उसके नाम से बुलाती है। ये देख के पूरा का पूरा दरबार हैरान हो जाता है पर क्वीन बस हंसती है और वो भी अपने बचपन के दोस्त को ग्रीट करती है। इसके बाद वो सभी को रिवॉर्ड देना चाहती है और आर्ट को वो सबसे बेस्ट रिवॉर्ड देती है उसका हस्बैंड बनने का। लेकिन ये सुन के रीना और जेनी इसका विरोध करती है तो इसकी जगह क्वीन उसे पेंटागन क्लास मेज का रैंक देती है। नोबल्स इसके खिलाफ होते हैं कि एक कॉमनर कैसे अचानक से इस रैंक पे पहुंच सकता है पर आर्ट खुद ही इसको रिजेक्ट कर देता है और वो चाहता है कि क्वीन उसके स्कूल का बजट बढ़ा दे। पर ये सुन के क्वीन उसे और पसंद करने लगती है क्योंकि वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोच रहा था। तो क्वीन उसे और रीना को पेंटागन रैंक से भी ऊपर का टाइटल दे देती है और इसके साथ ही स्कूल की फंडिंग भी बढ़ा देती है और जेनी को ट्रायंगुलर क्लास का मैजिशियन बना देती है। और यही नहीं, और सुनिए, वो उन्हें अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स को भी ज्वाइन करने को कहती है। ये बेचारा करने कुछ और गया था वो कुछ और गया। इसके बाद कुछ लोगों की हम मीटिंग देखते हैं जहाँ की वो बात कर रहे थे कि आर्ट सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर वो उस मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसे कि वो सर्व करते हैं और वो इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। वहीं अगले दिन एक और लड़की आर्ट को प्रपोज करती है पर आर्ट मना कर देता है क्योंकि उसे कोई भी बदसूरत अपने हरम में नहीं चाहिए। तो ये सुन के वो अपने घर की अटैक का उस पर यूज करने जाती है और उसी वक्त रीना वहाँ पहुंच जाती है जिसे देख के लड़की वहाँ से चली जाती है। आर्ट रीना की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है पर वो मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। वहीं प्रिंसिपल के ऑफिस में वो प्रोफेसर जेसिका को बुलाते हैं और वो चाहते हैं कि उस कंपटीशन में आर्ट हिस्सा ले क्योंकि उनका असली प्लान ये था कि सभी प्रोफेसर्स को वो उसकी ताकत दिखाना चाहते थे ताकि वो उसे स्कूल का एक प्रोफेसर बना पाए। जेसिका उन्हें यकीन दिलाती है कि वो आर्ट को कंपटीशन के लिए मना लेगी। रात को आर्ट सोच रहा था कि आखिर उसने क्या कर दिया उसे गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ जेनी आती है और वो थोड़े गलत इरादे से वहाँ आई थी और अपने ऊपर के सारे वस्त्र उतार देती है और वो कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं कि वो कितनी लड़कियों के साथ इलू इलू करता है, बस उसका फर्स्ट टाइम उसके साथ होना चाहिए। इसके बाद मैटर अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ ही रहा था
और उन्हें इस आपत्तिजनक अवस्था में देख के वो चिल्लाने लगती है और उसके ऊपर रूम में रखी सारी चीजें फेंकने लगती है। लेकिन तभी जेनी उसे रोकती है और कहती है कि इतनी रात को तुम इसके रूम में क्या कर रही हो। रीना कहती है कि वो तो बस उससे माफी मांगने आई थी और उसने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि आज की मॉम ने उसे बताया था कि उसे बस सेक्सी कपड़े पहनने हैं अगर वो लड़कों से माफी चाहती है तो। जिसके बाद वो जेनी को ब्लेम करती है क्योंकि जब से उसने आर्ट से फ्लर्टिंग शुरू की है स्कूल की सारी लड़कियां उसके पीछे ही पड़ चुकी हैं। जिसके बाद वो दोनों बहस करने लगती है। लेकिन तभी आर्ट गुस्सा होता है और उन दोनों को ही अपने घुटनों पे आने को कहता है और इसके बाद वो दोनों को गुस्सा होकर कहता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे। लेकिन इससे पहले कि उनका माफीनामा कंप्लीट होता प्रोफेसर जेसिका वहां पहुंच जाती है। उसने उन दोनों की झगड़े की बातें सुन ली थी और कहती है कि वो दोनों कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है और जो भी जीतेगा वो आर्ट के लिए बेटर चॉइस होगी और अगर पूरा कंपटीशन उनमें से कोई जीतता है तो इससे आर्ट की रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी जिससे प्रिंसिपल को आसानी होगी उसे प्रोफेसर बनाने में। दोनों लड़कियां थोड़ा हिचकिचा रही थी तो प्रोफेसर कहती है कि अगर वो इंस्ट्रक्टर बन जाता है तो उसे मस्त मस्त इंस्ट्रक्टर वाले कपड़े मिलेंगे और वो सुनते ही वो दोनों लड़कियां एग्री कर जाती हैं। टूर्नामेंट में मेयर और आर्ट के पेरेंट्स को जज बनाया गया था और आर्ट का माथा इसलिए घुमा पड़ा था क्योंकि ओलिविया उसके बगल में ही बैठी थी। जब रीना की बारी आती है आर्ट मन्नतें मांगने लगता है कि ये हार जाए, कम से कम मुझे प्रोफेसर नहीं बनना पड़ेगा। मैच शुरू होते ही उसकी अपोनेंट उस पर हमला करती है जिसे वो किसी तरह टॉच कर लेती है। तभी उसकी नजर आर्ट पे पड़ती है जो कि उसकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो उसके सिखाए हुए स्क्रिप्ट मैजिक का यूज करके अपने अपोनेंट को घेर लेती है और उसके ऊपर हमला करके उस लड़की को हरा देती है। जब रीना वापस जा रही थी सामने से जेनी आती है और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइनल्स में मिलेंगे। इसके बाद टूर्नामेंट चलता रहता है और वो दोनों अपने सारे अपोनेंट्स को डिफीट करते चले जाते हैं और बड़ी ही जल्दी वो दोनों फाइनल तक पहुंच जाते हैं। आरसीबी नहीं पहुंच पर मेयर वहां बैठ के बस ये सोच रहा था कि उसकी बेटी को कैसी चीजों से गुजरना पड़ता था और सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। इसके बाद रीना और जेनी का मैच शुरू होने वाला था लेकिन तभी आर्ट को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और जैसे ही मैच शुरू होता है एक आदमी खड़ा होता है और धीरे धीरे एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसी वक्त वहाँ काफी सारे वैसे ही डीमंस अपीयर हो जाते हैं और वो सभी डीमंस मिलकर उस पूरी जगह पे तबाही मचाने लगते हैं। तभी जेसिका वहाँ ओलिविया और आर्ट को बताती है कि डीमंस ने पूरी सिटी पे हमला कर दिया है और उन सभी को अलग अलग जगह पे जाके उन्हें रोकना होगा। तो वो सभी अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। वहीं एक डीमन जब जेनी पे हमला करता है वो उसके हमले की वजह से नीचे गिर जाती है और तभी उसे रीना बचा लेती है। पर जैसे ही रीना उसकी मदद कर रही थी उनके पास में ही एक जोरदार धमाका होता है और उनके सामने ही एक बड़ा सा गोलम बनने लगता है। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से उस गोलम पे हमला कर रहे थे लेकिन उस पे कोई भी असर नहीं होता। पर इससे पहले कि वो उनके ऊपर हमला करता ऑल हाइड उन्हें बचाने आ जाता है। वो अपनी ताकत से उस गोलम को उठा के पटक देता है और धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाता जाता है जिससे इस गोलम के पूरे शरीर पे क्रैक्स आने लगते हैं और आखिर में जाके वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ जेसिका आती है और मेयर की छाती में अपना हाथ घुसा देती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेसिका ऐसा क्यों कर रही है पर वो बताती है कि उसका असली नाम एल्जर है और वो ड्रैगन्स का किंग है और वो बताती है कि उसने इतनी सारी चाल इसलिए चली थी क्योंकि वो को कैप्चर करना चाहती थी। जेनी अपने पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर रही थी ताकि रीना वहां से भाग सके लेकिन जेसिका के एक ही हमले से वो दूर जाकर गिरती है। पर जैसे ही वो जेनी को मारने वाली थी रीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जेसिका उसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद जेसिका उसे वहां से लेकर चली जाती है। इसके कुछ देर बाद आर्ट मेयर को हील करता है और जैसे ही उसे होश आता है वो बताता है कि रीना को किंग ऑफ ड्रैगन्स ने किडनैप कर लिया है और ये वही ड्रैगन है जिसने हजारों साल पहले लगभग सारी दुनिया को खत्म कर दिया था। आर्ट कहता है कि वो रीना को बचा के वापस लाएगा तो मेयर उसे नेशन की सबसे खुफिया जगह पे लेके जाता है जो कि थी रॉयल ट्रेजरी। जब आर्ट वहां से चला जाता है उसके पिताश्री मेयर से पूछते हैं कि क्या उसे डर लग रहा है कि आर्ट को उसकी बेटी की सच्चाई का पता लग सकता है। पर ऑल हाइड कहता है कि रीना बचपन से ही खुद को कमरे में बंद करके रखती थी ताकि वो अपने सीक्रेट को छुपा पाए लेकिन जब से वो आर्ट से मिली उसका बिहेवियर बदल गया और उन्हें नहीं पता है कि जब आर्ट को सच्चाई का पता लगेगा उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी दौरान रीना उस समय को याद करती है जब आर्ट ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो जाता है। तभी उसे होश आता है और वो देखती है कि उसे एक जगह पे बांध करके रखा गया था। जेसिका उसे बताती है कि वो उसके फैमिली में दौड़ रहे खून को पाना चाहती है। इसके बाद वो उसे ऑर्फन ऑफ केओस को दिखाती है और बताती है कि वो उसके ब्लड का यूज करके एक इविल गॉड को वापस से जिंदा करेगी जिसे कि हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड यानी कि आर्ट ने मार गिराया था ताकि वो फाइनली अपने सपने को पूरा कर पाए जो कि इस दुनिया को तबाह करने का है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी से नफरत ही करती आ रही है। रीना कहती है कि आर्ट उसे जरूर रोकेगा पर जेसिका हंसती है और कहती है कि वो तो बस एक ह्यूमन है और अगर उसे रीना की सच्चाई का पता लग गया तो वो उससे भी नफरत ही करेगा। इसके बाद जेसिका रिचुअल को शुरू कर देती है और उस बैरियर को वहां से हटा देती है और वो मॉन्स्टर रीना को खाने ही वाला था। वहीं दूसरी तरफ आर्ट ने आने वाली लड़ाई के लिए आर्मर और वेपन्स उठा लिए थे। तभी वहां जेनी आती है पर आर्ट कहता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे साथ में नहीं लेके जा सकता और वो उसे बचा के डिनर के टाइम तक वापस ले आएगा और वो बस अच्छा सा खाना बना के रखे। जिसके बाद आर्ट वहां से चला जाता है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर रीना को खाने वाला था पर खाने से पहले उसके टेंटिकल्स क्यों बाहर आ रहे हैं मुझे नहीं पता। जिसके बाद उसके मुंह से भी एक टेंटिकल बाहर आता है लेकिन इससे पहले कि वो रीना को छू पाता अचानक से ही वो जल भून कर राख हो जाता है और जब वो आसमान में देखते हैं उन्हें आर्ट दिखता है जो कि आसमान में उड़ रहा था। इसके बाद वो 9 मैजिकल सर्कल्स को कास्ट करता है और सभी के ऊपर एक साथ अटैक करने लगता है। उससे बचने के लिए जेसिका आसमान में पहुंच जाती है और आर्ट रीना को फ्री करने जाता है। वो खुशी से आर्ट को गले लगा के रोने लगती है। वहीं जेसिका खुश हो रही थी कि फाइनली वो अपनी पूरी ताकत को दिखा पाएगी। आर्ट रीना से प्रॉमिस करता है कि वो उसे जरूर हराएगा। तभी जेसिका कहती है कि तुम मॉन्स्टर को इतना पसंद क्यों कर रहे हो और बताती है कि उसका असली सरनेम लेवल है और वही इस किंगडम की असली रॉयल्टी है और उसकी रगों में इविल गॉड्स का खून दौड़ रहा है। पर आर्ट कहता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी ह्यूमन से बहुत ही
ज्यादा काइंड और बहादुर है और इससे ज्यादा उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। तभी जेसिका उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग से हमला करती है, पर आर्ट अपने स्पेयर से उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो आर्ट पे हमला करती जाती है और जब वो नीचे उतरती है, आर्ट उसके ऊपर जमीन के नीचे से हमला करता है। इसके बाद वो उसके ऊपर अपनी स्पेयर से हमला करता है और वो आसमान में उड़ती हुई जाती है। लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। जेसिका अपने असली रूप यानी एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अटैक से बचने के लिए आर्ट एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद आर्ट एक स्पेल को कास्ट करने लगता है और उसके सामने एक गोल्डन लेडी आती है जो कि एक बैरियर का यूज करके सारे ड्रैगन के हमले से उसे बचा लेती है। जिसके बाद उसके कहने पे लिडिया एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद वो ड्रैगन का पीछा करने लगता है और इस दौरान वो लिडिया की मदद से उसके सारे अटैक से बच पा रहा था। इसके बाद वो एक्सिक्यूशनर रे का यूज करके लिडिया के ऊपर एक पावरफुल हमला करता है, पर वो उसके सभी हमलों से बच जाती है और वो उसको बहकाने के लिए कह रही होती है कि वो रीना से भी बड़ा मॉन्स्टर है, तो एक ना एक दिन जरूर वो उससे डरने लगेगी और उसे अकेला छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तभी रीना चिल्लाती है कि वो एक छिपकली से नहीं हार सकता। ये सुन के आर्ट को याद आता है कि अब वो अकेला नहीं है। जिसके बाद वो लिडिया को फेज 2 एक्टिवेट करने को कहता है, जिससे उसके पूरे शरीर पे आर्मर आ जाता है और साथ ही उसका लुक भी उसके पुराने डीमन लॉर्ड के फॉर्म वाला हो जाता है। इसके बाद जब जेसिका उसके ऊपर हमला करने जाती है, उल्टा वही घायल हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आर्ट ने पहले उसके सारे अटैक्स को एनालाइज कर लिया है और यहाँ तक कि वो उसकी असली फीलिंग्स को भी अब जानता है और इसी की वजह से वो उसके अटैक को कंट्रोल कर पाया था। जिसके बाद वो अपने एक ताकतवर स्पेल जिसका कि नाम अल्टीमम 0 है उसका यूज करता है। वहीं जेसिका भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए एक पावरफुल स्पेल कास्ट करती है। वहीं आर्ट का स्पेल धीरे धीरे और बड़ा ही होता जा रहा था और जब वो उसके ऊपर फाइनली हमला करता है, वो उस धमाके की वजह से खत्म हो जाती है। इसके बाद वो लिडिया को वापस से अपनी सोल में जाने को कहता है। वहीं इन सभी घटनाओं की वजह से उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। उसी रात को एक लड़की एक बड़े से मॉन्स्टर को हरा देती है और वो खुश थी कि वो फाइनली अपनी बड़ी बहन लिडिया की मदद कर पाएगी। और इस लड़की का नाम सिल्फी है और वो 3 साल से डंजन में ट्रेनिंग कर रही थी। और जब वो शहर में पहुंचती है, सब कुछ बदला हुआ देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि 3 साल में सब कुछ इतना कैसे बदल गया। लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि वो काफी इम्प्रेस्ड है कि वो 3000 साल तक ट्रेनिंग करती रही। असल में कुछ हुआ यूं था कि डंजन में टाइम अलग तरीके से फ्लो करता है आउटसाइड दुनिया के हिसाब से, तो उसके डंजन में 3 साल बिताए हुए यहाँ के 3000 साल के बराबर हैं। पर वो कहती है कि मुझे पता था ये सब, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम्हें पता है या नहीं। जब सिल्फी उसके साथ जा रही थी, वो उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो लिडिया और वारवाटोस के लिए काम करता है। तो सिल्फी उससे पूछती है कि डीमन लॉर्ड कहाँ है, तो वो बताता है कि डीमन लॉर्ड मर चुके हैं और उनकी सोल फिर से रीइंकार्नेट हुई है और अब उनका नाम आर्ड मीटियोर है। और उससे कहता है कि अगर वो जानना चाहती है कि उसकी बड़ी बहन लिडिया की लाइफ में क्या हुआ था, तो उसे आर्ड से मिलना चाहिए। वहीं स्कूल में प्रिंसिपल उन तीनों से बात कर रहे थे। वो उन सभी को बता रहे थे कि स्कूल में जल्द ही एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा जहाँ की सभी स्टूडेंट्स अपनी स्किल दिखा सकते हैं या फिर थिएटर में भी हिस्सा ले सकते हैं। थिएटर का नाम सुन के रीना खुश हो जाती है, तो ये देख के वो दोनों भी प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल आर्ड को एक लेटर दिखाता है जिसमें की धमकी दी गई थी कि इस साल एनुअल फेस्टिवल वो नहीं होने देंगे। पर उससे बड़ी टेंशन की बात ये थी कि वो लेटर ह्यूमन स्किन से बना है और उसे डीमन कल्ट लाजाल गुल ने लिखा है और इसी वजह से प्रिंसिपल चाहते हैं आर्ड उस फेस्टिवल का हिस्सा बने, क्योंकि वही एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल को किसी हमले से बचा सकता है। उसके साथ साथ इस काम में ओलिविया भी उसकी मदद करेगी और इस काम में उनका साथ देने के लिए वो ताकतवर लोगों को भी ढूंढ रही है। वहीं रीना और जेनी डीमन लॉर्ड के ऊपर प्ले बनाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद जब वो क्लास में होते हैं, सिल्फी आर्ड का नाम चिल्लाते हुए वहाँ पहुंचती है और वो सभी लड़कों के पास जाके उनका नाम पूछने लगती है। लेकिन तभी ओलिविया उसके टकले पे बचाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 3000 साल से गायब थी लेकिन अभी भी तुम्हारी हरकतें 10 साल के बच्चों वाली है। ये सुन के आर्ड हाँ में सर हिलाता है और सिल्फी उसे देख लेती है और कहती है कि वही डीमन लॉर्ड की रीइंकार्नेशन आर्ड मीटियोर है और वो उससे पूछती है कि आखिर लिडिया कहाँ है। और आर्ड कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही है। जिसके बाद वो जानबूझ के ऐसी चीजें बोलने लगती है जिससे कि आर्ड को गुस्सा आ जाए। ये सब सुन के वहाँ रीना खड़ी हो जाती है और सिल्फी को डांट लगाती है कि वो ऐसे ही किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकती। रीना को देख के सिल्फी को लिडिया की याद आती है, तो वो उसकी डांट सुन के शांत हो जाती है और वो उससे पूछती है कि उसका आर्ड के साथ क्या रिश्ता है। रीना बताती है कि आर्ड और वो सबसे अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद सिल्फी भी उसको कहती है कि वो उसकी दोस्त बन जाए, पर रीना साफ मना कर देती है। जिसके बाद सिल्फी आर्ड को डुएल के लिए चैलेंज कर देती है, ये साबित करने के लिए कि वही असली डीमन लॉर्ड है और साथ ही वो शर्त रखती है कि अगर वो जीत गई तो रीना को उसका दोस्त बनना होगा। इस बात से ओलिविया भी एग्री कर जाती है और कहती है कि दोनों तलवारबाजी की डुएल कर सकते हैं। ये सब सुन के आर्ड समझ जाता है कि ओलिविया सिल्फी का यूज करके उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहती है और वो डिसाइड करता है कि वो इस लड़ाई को जानबूझ के हार जाएगा। इसके बाद दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वहीं आर्ड बस उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। वो अभी भी उसे चिढ़ा रही थी कि वो बिल्कुल लड़कियों की तरह लड़ता है, पर इसके बाद भी वो किसी तरह अपने इमोशंस पे काबू रखता है और बस उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन उसके बार बार चढ़ाने की वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर एक हमला करके हार जाएगा। पर जैसे ही उसे मौका मिलता है और वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो इसी चीज का इंतजार कर रही थी और सीधा उसके चेहरे के ऊपर हमला करने जाती है, पर वो एक ही हमले से उसे हरा देता है। जिसके बाद ओलिविया आर्ड को विनर डिक्लेयर कर देती है और ये गधा ईगो के चक्कर में हारने की बजाय जीत गया। लेकिन सिल्फी प्रूव करना चाहती थी कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसके ऊपर अपने सबसे ज्यादा खतरनाक हमले का यूज करने जाती है और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करती है। पर वो एक बैरियर बना के उसके हमले से बच जाता है, पर वो उसे बैरियर के अंदर से ही घूर रहा था। जिसके बाद वो फिर से उसके ऊपर हमला करने
करने जाती है, पर ओलिविया उसे ये सब बंद करने को कहती है और उसे डांट लगाती है कि इतने सालों बाद भी उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। वो बिना सोचे समझे उस स्वॉर्ड का यूज कर रही है, जिसके हर हमले से पॉइजनस गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी स्टूडेंट्स की हालत बुरी हो रही थी। पर सिल्फी अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही थी। तभी रीना आके उसको डांट लगाती है कि उसे माफी मांगनी चाहिए और उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। जिस तरह से रीना उसे डांट लगा रही थी, सिल्फी को लिडिया की याद आ जाती है और वो रोते हुए माफी मांगने लगती है। और जब रीना उसके सर पे हाथ रखती है, आर्ट भी रियलाइज करता है कि रीना बिल्कुल लिडिया जैसी है। इसके बाद वो सभी प्ले के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिसाइड ये होता है कि आर्ट डीमन लॉर्ड वारवाटोस का रोल प्ले करेगा, जिसके बाद वो ये पूछता है कि लिडिया का रोल कौन प्ले करेगा। लिडिया का रोल रीना प्ले करेगी और क्योंकि इविल गॉड्स का रोल कोई प्ले नहीं करना चाहता था तो वो सिल्फी प्ले करेगी। प्ले का मैटर खत्म होने के बाद उन सभी को ये डिसाइड करना था कि वो बूथ में क्या करेंगे। जेनी सजेस्ट करती है कि उन्हें मेड कैफे खोलना चाहिए, जिससे कि उसे लगता है उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और उसने लड़कियों के लिए मेड की ड्रेस भी डिजाइन कर दी थी, जिसके लिए लड़कियां बिल्कुल भी राजी नहीं थी, पर लड़के बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। इसके बाद जेनी सभी को बताती है कि मेड कैफे में वो सभी आर्ट को भी सर्व कर पाएंगी। ये सुनने के बाद उन दोनों ग्रुप का रिएक्शन पहले से उल्टा हो जाता है। वहीं ये सारी चीजें वो मास्क वाला बंदा एक ऑर्ब में देख रहा था और वो आर्ट के किसी डार्क सीक्रेट के बारे में बात करता है, जो कि जल्द ही सिल्फी को पता लगने वाला था। इसके बाद स्कूल का फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जहाँ की आर्ट और रीना जगह की निगरानी रख रहे थे और साथ ही अलग अलग स्टॉल्स की चीजों को देख रहे थे। तभी वहाँ एक धमाका होता है, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि सिल्फी बस एक फूड वेंडर से भिड़ रही है। वो उस पर शक कर रही थी कि वो एक डीमन है, लेकिन तभी वहाँ ओलिविया आती है और उसे बताती है कि वो कोई डीमन नहीं है, वो उसे काफी समय से अच्छे से जानती है। और वो सिल्फी से कहती है कि वो पेट्रोलिंग ना करे, तो रीना उन्हें अपने बूथ में मदद करने को कहती है। इसके बाद रीना अकेडमी के बीचों बीच एक बड़े से ट्री को देख रही थी। उसे हमेशा से उस ट्री से थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। आर्ट कहता है कि लेजेंड्स की माने तो कहा जाता है कि उनके कंट्री का थर्ड किंग, जिसे कि द ग्रेट स्वॉर्ड किंग के नाम से भी जाना जाता है, उसने उस जगह पे कुछ स्पेशल सील कर रखा है। तभी वहाँ ओलिविया आती है और उन दोनों को बताती है कि इस फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन स्वॉर्ड किंग के नाम पे किया गया टूर्नामेंट है, जिसमें कि वो पार्टिसिपेट कर रही है। जिसके बाद वो बताती है कि उसने आर्ट का भी नाम उसमें डाल दिया है। ये सुन के आर्ट कहता है कि वो पहले ही तो प्ले में हिस्सा ले रहा है और मेरी ताकत लोगों की मदद करने के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। ये सुन के ओलिविया गुस्सा होती है और कहती है कि यहाँ की प्रोफेसर मैं हूँ, यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। अगर तुमने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो मैं कई तरीके से तुम्हारी जिंदगी यहाँ झंड बना सकती हूँ। इसके बाद आज जेनी के मेड कैफे में जाने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ दीवार तोड़ के सिल्फी बाहर आती है, क्योंकि इस छिछोड़े लड़के ने उसकी बम को टच किया था। आज उस लड़के को पैरालाइज कर देता है और अपने मैजिक से दीवार को ठीक करने के बाद सिल्फी को स्कूल का नुकसान करने के लिए डांट लगाता है। इसके बाद जब वो कैफे के अंदर जाता है, सारी लड़कियां लाइन से उसकी खातिरदारी करने के लिए खड़ी थी, लेकिन तभी रीना आके उन सभी को डांट लगाती है। लेकिन जेनी उसे रोकती है और कहती है कि वो तो बस कस्टमर को सर्व कर रही है। तो रीना खुद मेड के कपड़े पहन के आती है और सभी को दूर रहने को कहती है, क्योंकि अब वो आर्ट को सर्व करेगी। इसकी वजह से वहाँ एक और बहस छिड़ने वाली थी, लेकिन तभी स्पीकर पे अनाउंस किया जाता है कि स्वॉर्ड किंग कंपटीशन कल से शुरू होगा और इस साल का ग्रैंड प्राइज होली स्वॉर्ड की फर्स्ट कॉपी होगी। ये सुन के सिल्फी भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, क्योंकि वो होली स्वॉर्ड लिडिया की थी। वहीं रीना भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। जिसके बाद जेनी भी कहती है कि वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, ताकि वो आर्ट की तलवार को हैंडल करना सीख जाए। ये सुन के रीना उस पे चिल्लाती है कि वो जानबूझ के छिछोरी बातें करके आर्ट को अपनी तरफ करना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों ही बहस करने लगती है और कहती है कि जो उनका मैच पहले रह गया था उसका हिसाब वो यहाँ बराबर करेंगे। वहीं कंपटीशन में रीना का मैच सबसे पहले था और वो अपने अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा देती है और सिल्फी भी ऐसा ही करती है। और जिसकी लड़ाई ओलिविया के साथ होने वाली थी, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। वहीं आर्ट भी अपना मैच जीत जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ हारा तो सभी को शक हो जाएगा कि वो जानबूझ के हारा है। और इसके बाद फाइनली जेनी की बारी थी। जेनी का मैच एक हट्टे कट्टे बंदे के साथ था, जो कि उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। आर्ट नोटिस करता है कि जेनी नर्वस है, तो वो उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने जाती है और इस मैच को जीत जाती है। और इसके बाद अनाउंस किया जाता है कि अगला मैच लेडी ओलिविया और आर्ट का है। मैच के दौरान ओलिविया उसके ऊपर हमला करती रहती है। वहीं आर्ट इतनी आसानी से नहीं हार सकता था, क्योंकि इससे लोगों को शक हो जाएगा, तो वो उसके हमले को बस ब्लॉक कर रहा था। पर जब एक हमला उसके गर्दन के पास आता है, वो मेगा वॉल का यूज करके ओलिविया को सिटी के बाहर फेंक देता है। पूरी जनता उससे चीटिंग करने के लिए लूजर कहने लगती है और मैजिक यूज करने की वजह से उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और अगले मैच के लिए ओलिविया टाइम पे नहीं पहुंच पाती, तो उस मैच को फॉरफिट कर दिया जाता है। जिसके बाद फाइनल मैच रीना और जेनी के बीच था। उन दोनों का मुकाबला बराबरी का चल रहा था। वहीं फाइट के दौरान रीना जेनी से कहती है कि वो आर्ट के लिए हरम बनाने की कोशिश बंद करे, पर जेनी का कहना था कि उसे एक से ज्यादा लड़कियों की जरूरत है। और उनकी बातें सुनकर पूरा स्कूल उसके बारे में बात करने लगता है और बेचारे को शर्म से अपना मुंह छुपाना पड़ता है। जिसके बाद एक फाइनल हमले के बाद रीना मैच को जीत जाती है। बाहर आने के बाद रीना कहती है कि क्योंकि वो मैच को जीत चुकी है तो आर्ट के साथ सिर्फ वही रहेगी। पर जेनी कहती है कि स्वॉर्ड कंपटीशन से दिल का मामला
नहीं किया जा सकता। और उनकी बहस को वही मास्टरमैन देख रहा था और वो कहता है कि एक्टर्स जो कि अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर सकते उनसे ज्यादा यूजलेस कुछ भी नहीं होता। इसके कुछ देर बाद उनका प्ले शुरू होने ही वाला है। वहीं रीना को आर्मर में देख के सिल्फी को फिर से लिडिया की याद आती है, जिसके बाद प्ले शुरू हो जाता है। वहीं आर्ट को खुद की एक्टिंग करना बड़ा अजीब सा लग रहा था। प्ले के खत्म होने के बाद सिल्फी को एक लड़की दिखती है जो कि पीछे से लिडिया जैसी दिख रही थी, पर जब वो भाग के उसके पास जाती है वो देखती है कि असल में वो उसकी बहन नहीं थी। इसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उसी वक्त ये भूतनी का वहाँ पहुंच जाता है। वहीं थिएटर के बाहर वो दोनों सिल्फी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद जनी फिर से अपना हरम का प्रपंच जारी कर देती है और कहती है कि उसे लगता है कि सिल्फी भी उसके प्यार में गिर चुकी है और उसके हिसाब से वो आज ही के दिन उसको प्रपोज भी करने वाली है। उसकी बकवास अभी चली रही थी कि वहाँ सिल्फी आती है और कहती है कि कंपटीशन के बाद वो उसे ग्रेट स्वॉर्ड किंग ट्री के पास मिले, जिसके बाद जनी फिर से अपनी छिछोरी बातें करने लगती है। इसके बाद टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुरू होने वाला था और वो सिल्फी और रीना के बीच में है, पर सिल्फी काफी उदास और गुस्सा लग रही थी और जैसे ही मैच शुरू होता है वो एकदम से रीना के पीछे आती है और उसे बेहोश कर देती है और इस तरह से वो एक ही हमले से मैच को जीत जाती है। वहीं आज सोच रहा था कि आखिर वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। इसके बाद रात को पेड़ के नीचे सिल्फी उसका वेट कर रही थी। जब आज वहाँ पहुंचता है सिल्फी कहती है कि वो अभी तक उस पर निगरानी रख रही थी, ये देखने के लिए कि वो असल में वारवाटोस है या नहीं है। वहीं जनी और रीना इन चीजों को झाड़ियों में छुप कर देख रहे थे, पर आज वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्ट को खत्म कर देगी। वहीं वो जो स्वॉर्ड थी वो कोई कॉपी नहीं बल्कि वो असली स्वॉर्ड है जो कि लिडिया यूज किया करती थी और इसी को उस ट्री में सील किया गया था। इसके बाद वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को भी समन कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड का यूज करके आर्ट के ऊपर हमला करने जाती है। वो उसके सभी अटैक्स को डॉज करता जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से उड़ के भागने लगता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं आर्ट सोच रहा था कि आखिर सिल्फी को किसने भड़काया है। वहीं फाइनली सारी चीजें इस आदमी के प्लान के हिसाब से जा रही थी। पास्ट के सीन में वो कहता है कि आज ही लॉर्ड वारवाटोस है और उसके सर पे हाथ रख के उसके दिमाग में जबरदस्ती मेमोरीज डालता है। वो लिडिया के आखिरी लम्हों को देखती है जब वारवाटोस उसे मारने वाला था और अब जाके सिल्फी को पता लगता है कि आखिर उसकी बहन की मौत कैसे हुई थी। वहीं प्रेजेंट में सिल्फी आडी पे हमला करती है और इस बार आडी जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। ये देख के उसे खुशी होती है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड मर चुका है, पर फिर वो रोने लगती है क्योंकि अभी भी उसकी बहन वापस नहीं आई है और जिस दुनिया में लिडिया नहीं है वो उस दुनिया को अपनी पूरी ताकत से खत्म कर देगी। रीना उसे वापस से अपने होश में आने को कहती है, लेकिन सिल्फी उसके ऊपर अटैक कर देती है और जब रीना वॉल से उसके अटैक से बचती है यानी पीछे से अपने फायर बॉल से उसके ऊपर हमला करने जाती है और जब वो आगे बढ़ के उसके ऊपर हमला करने जाती है सिल्फी उसे लात मार कर दूर फेंक देती है। इसके बाद वो रीना पे फिर से हमला करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त आर्ट अपने डीमन लॉर्ड के फॉर्म में आ जाता है। सिल्फी फिर से उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी उसे लिडिया की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे रुकने को कह रही थी। ये सुन के वो दोनों ही रुक जाते हैं और उसी वक्त वहाँ मास्क पहुंचता है और वो आते ही सिल्फी को जमीन पे गिरा देता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि सिल्फी भी इतना यूजलेस होगी। आर्ट उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहता है। मास्क कहता है कि वो रीना का सैक्रिफाइस करके अपने मास्टर को रिवाइव करना चाहता है, पर वो जानता था कि रीना तक पहुंचने से पहले उसे आर्ट को मारना होगा, जिसके लिए वो सिल्फी का यूज कर रहा था, पर वो भी यूजलेस निकली। जिसके बाद वो दोनों ही होली स्वॉर्ड्स को उठाता है और कहता है कि लगता है मुझे ही तुम्हें खत्म करना होगा। पर जब वो आर्ट पे हमला करने जाता है वो बड़ी ही तेजी से गया था, लेकिन आर्ट उसका हाथ ही काट देता है। इसके बाद वो हवा में पहुंच जाता है ताकि वो वहाँ से आर्ट के ऊपर हमला कर पाए, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड का मैजिक यूज करने वाला था स्वॉर्ड उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देती है और उसके हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है। आर्ट कहता है कि होली स्वॉर्ड्स अपने ओनर को खुद चूज करती है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर होली स्वॉर्ड्स को कैसे बिल्ड करते हैं। और उसके हमले के बाद सिर्फ उसका मास्क नीचे गिरता है। इसके बाद आर्ट की तलवार में से लिडिया की स्पिरिट बाहर आती है और वो सिल्फी से कहती है कि जो भी चीजें हुई थी उसमें वारवाटोस की कोई भी गलती नहीं थी और वो बस इतना चाहती है कि सिल्फी अपनी आगे की जिंदगी को खुशी खुशी बिताए। जिसके बाद लिडिया फिर से अपने स्वॉर्ड में वापस चली जाती है। इसके कुछ महीने बाद एकेडमी स्कूल ट्रिप पे सभी स्टूडेंट्स को लेके जा रही है, जहाँ टाइम पास करने के लिए वो तीनों गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है। लेकिन इन तीनों के लिए नहीं हुआ था। तभी अचानक से वो तीनों एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ की वो कुछ इस तरह से गिरते हैं। तभी उनके सामने एक छोटा सा बच्चा आता है और जब आर्ट पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो बच्चा कहता है कि अपुनिच भगवान है। आर्ट कहता है चलो मान लेते हैं, पर ये तो बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया। गॉड पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में बताता है कि तुम्हारी दुनिया जैसे ही अनगिनत दुनिया है जहाँ की अपना टाइम चलता है और एक बार टाइम बीत जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक है जिसकी वजह से ये पूरा फ्लो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और आर्ट को वो उस डीमन लॉर्ड को मारने को कहता है। इसके बाद वो उन सभी को अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है। आर्ट आसमान में 2 मून्स को देखता है और ये देख के वो समझ जाता है कि वो पास्ट में बहुत पीछे आ चुके हैं, क्योंकि हजारों सालों पहले किसी इवेंट की वजह से एक मून डिस्ट्रॉय हो गया था। और वो बताता है कि वो उस किंगडम में है जिसे कि डीमन लॉर्ड वारवाटोस रूल करता है। क्योंकि गॉड ने डीमन लॉर्ड का नाम लिया था तो उन्हें सबसे पहले वारवाटोस से मिलना होगा, जिसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे।
में 2 मून्स को देखता है और ये देख के वो समझ जाता है कि वो पास्ट में बहुत पीछे आ चुके हैं, क्योंकि हजारों सालों पहले किसी इवेंट की वजह से एक मून डिस्ट्रॉय हो गया था। और वो बताता है कि वो उस किंगडम में है जिसे कि डीमन लॉर्ड वारवाटोस रूल करता है। क्योंकि गॉड ने डीमन लॉर्ड का नाम लिया था तो उन्हें सबसे पहले वारवाटोस से मिलना होगा, जिसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे। तभी रीना उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि वो डरी हुई है, और इसे देख के जानी भी वही करती है। और वो दोनों गधियां भूल चुकी थी कि वो किसी और दुनिया के पास्ट में पहुंचे हुए हैं। उसी वक्त एक लड़की एक मॉन्स्टर से बच के भाग रही थी, पर इससे पहले कि वो उस लड़की को मार पाता, आर्ड मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। लड़कियां उसकी ताकत की तारीफ कर रही थी, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उन्हें थैंक यू बोलती है और वो देखते हैं कि वो लेडी ओलिविया है। ओलिविया उनसे पूछती है कि वो उसे कैसे जानते हैं, तो आर्ड कहता है कि वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इसके बाद ओलिविया अपनी सारी पावर्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो दोनों तो बेहोश हो जाती हैं, पर आर्ड को कुछ भी नहीं होता। तो वो समझ जाती है कि वो सच में ताकतवर है और उसे अपने साथ सिटी में चलने को कहती है। अगले दिन वो सभी सिटी में पहुंच जाते हैं। ओलिविया उन्हें बताती है कि वो उसे यहाँ इसलिए लेके आई है क्योंकि वो चाहती है कि वो उनकी आर्मी को ज्वाइन करे, क्योंकि एलियंस ने उनकी दुनिया पे हमला करना शुरू कर दिया है और अभी तक ह्यूमैनिटी सिर्फ वारवाटोस की वजह से ही सर्वाइव कर पा रही है। आर्ड की ताकत को देख के ओलिविया को लगता है कि अगर वो उनकी तरफ आ जाएगा तो वो फाइनली इस बैटल को जीत पाएंगे। आर्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, पर वो 2 शर्तें रखता है। पहली कि उसके साथ जेनी और रीना भी ज्वाइन करेंगी, और दूसरी वो सभी लेडी वर्डा के फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। ओलिविया को समझ नहीं आता कि इतना पावरफुल आदमी आखिर लॉजिस्टिकल वर्क में क्यों ज्वाइन करना चाहता है। उसकी पावर्स लड़ाई में ज्यादा काम आएंगी, पर आर्ड को टस से मस होता हुआ ना देख के उसे मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो सभी वर्डा के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। आर्ड ने वर्डा के अंदर काम करना इसलिए चुना था क्योंकि वो जानता है इससे वो फाइटिंग से बहुत दूर रहेंगे और उन कुड़ियों के लिए ये सेफ होगा। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने की बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है और एक लड़की आके अपनी बड़ाई करने लगती है कि कैसे उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। और ये जान के कि वो वर्डा है, वो दोनों लड़कियां बड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि उनके समय में वर्डा को काफी अलग तरीके से दिखाया जाता है। जब वर्डा बिल्डिंग को रिस्टोर कर देती है, वो उसे सच्चाई बता देते हैं कि वो फ्यूचर से हैं। ये बातें वर्डा को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो उन्हें अपने सबॉर्डिनेट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। उसी वक्त सिल्फी दरवाजा तोड़कर वहां पहुंचती है और वो वर्डा के पीछे भागने लगती है। इसके कुछ देर बाद ही वहां लिडिया पहुंचती है, जिसे देख के आर्ड के अरमान फिर से जागने लगते हैं। जिसके बाद लिडिया वर्डा को पकड़कर गालियां देने लगती है, क्योंकि लिडिया ने वर्डा को कहा था कि वो उसकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कुछ फोर्सेस भेजे, पर वर्डा ने ऐसा नहीं किया था। तो वर्डा कहती है कि वो अपने 3 नए वॉलंटियर्स को उसकी आर्मी में भेज देगी। तभी वर्डा की नजर जेनी पे पड़ती है और वो उससे फ्लर्ट करते हुए रात को अपने रूम में आने को कहती है। जिसके बाद वो जेनी के साथ थोड़ी छिछोरी हरकतें शुरू कर देती है और इससे पहले कि ये पारिवारिक माहौल आगे बढ़ता, आर्ड आके उन दोनों को अलग कर देता है। पर इसकी वजह से लिडिया उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसको एक डुएल के लिए चैलेंज कर देती है, जिसे आर्ड बिना 1 सेकंड लगाए एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो रीना और जेनी को वहीं रुकने को कहता है और खुद लिडिया से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। लड़ाई शुरू होते ही लिडिया उसके ऊपर मुक्कों और लातों से हमला कर रही थी, पर आर्ड उसके हर हमले को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा था। जिसके बाद ये चंट औरत उसकी आंखों में मिट्टी डाल देती है और इसके बाद वो उसके किसी भी हमले को डॉज नहीं कर पाता और वो उसके पेट में खींच के मुक्का मारती है, जिससे वो उड़ता हुआ जाके एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है। आर्ड सोचता है कि ये औरत कभी नहीं बदलेगी और उससे भिड़ने के लिए वापस पहुंच जाता है। जिसके बाद उनकी लड़ाई जारी रहती है और वो एक दूसरे को घंटों तक पीटते रहते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही बुरी तरह से थक चुके थे। लिडिया कहती है कि जितना उसने सोचा था आर्ड उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो चाहती है कि वो उसकी आर्मी को ज्वाइन करे, जिसके लिए आर्ड मान तो जाता है, पर वो कहता है कि वो वारवाटोस से मिलना चाहता है। तो लिडिया कहती है कि उसे पहले एक टास्क को कंप्लीट करना होगा ताकि वो वारवाटोस के भरोसे को जीत पाए, जिसके बाद ही वो उससे मिल सकता है। रात को आर्ड और वो दोनों लड़कियां लिडिया के विला पे रह रही थी। वहीं लिडिया जेनी के पास अपनी छिछोरी हरकतें करने के लिए फिर से पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ आर्ड के पास एक लातिमा नाम की मेड आती है और वो उसे बताती है कि लिडिया ने कहा है कि वो उनका काम खत्म होने तक यहाँ रुक सकते हैं। पर जब वो वहाँ से जाती है, आर्ड याद करता है कि उसी ने अपने दोस्त को मारा था, तो क्या उसका यहाँ रहना सही होगा। लेकिन तभी उसे जेनी की आवाजें आने लगती है। इसके बाद अगले दिन वो आर्मी के सपोर्ट यूनिट के पास पहुंचते हैं, पर यहाँ भी वो दोनों डरी हुई थी। तो आर्ड उन्हें बताता है कि यहाँ सिर्फ इंजर्ड सोल्जर्स का ख्याल रखा जाता है, यहाँ हमला होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके बाद बैटल शुरू हो जाती है और हमला करने में सिर्फ ही सबसे आगे थी। लड़ाई के दौरान काफी सारे इंजर्ड सोल्जर्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया जा रहा था और रीना और जेनी मेडिसिन और बाकी सप्लाईज को सोल्जर्स तक लेके जा रहे थे। लेकिन तभी उनकी आर्मी के ऊपर एनिमी के जनरल का हमला होता है और वो अपनी लाइटनिंग से अपने सामने वाले सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। आर्ड जानता था कि वो वॉर की सारी सप्लाईज को तबाह करने आया है, पर आर्ड को लगता है कि ये बेस्ट सिचुएशन है क्योंकि वो उसे हराकर वारवाटोस का भरोसा जीत सकता है। वहीं लिडिया ने अपनी आर्मी के साथ फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था और वो दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। पर लिडिया सोच रही थी कि आखिर आर्मी का जनरल कहाँ है। उसी वक्त एक सोल्जर आके उसे बताता है कि एनिमीज का जनरल उनके सपोर्ट यूनिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे ही जनरल थोड़ा और करीब पहुंचता है, उसका पैर आर्ड के ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है और उसकी वजह से वो पूरी तरह से झुलस के जमीन पे गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ लिडिया और सिल्फी भी पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जिसे वो महीनों से हराने की कोशिश कर रहे थे, उसे आर्ड ने इतनी आसानी से हरा दिया और इसकी वजह से उसे लगता है कि ये काफी है
डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए। इसके कुछ दिन बाद वो सभी एक कैरेज में बैठकर कासल की तरफ जा रहे थे। वो दोनों उसके कासल की बड़ी तारीफ करते हैं, जिसे सुन के आर्ट बड़ा खुश होता है। और जब वो सभी अंदर पहुंचते हैं, उन दोनों को वो कासल अंदर से भी बड़ा सुंदर लग रहा था। पर सिल्फी कहती है कि इस कासल से बदसूरत उसने सिर्फ एक ही चीज देखी है, और वो है वारवाटोस का चेहरा। इसके बाद वो आगे जा ही रहे थे कि उनके सामने एक बड़ा सा धमाका होता है और उनके सामने से एल्वाटो आता है, जो कि 4 हेवनली जनरल्स में से एक है। और वो आर्ट की तारीफ करता है क्योंकि उसने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद वहाँ डीमन लॉर्ड वारवाटोस आता है, जो कि इतना हैंडसम था कि जेनी उसे देख के बेहोश हो जाती है। वो एल्वाटो को अपने गेस्ट के ऊपर इतना घटिया प्रैंक करने के लिए डांट लगाता है और वो उन सभी को अपने पीछे आने को कहता है। रास्ते में लिडिया उससे बात करने की कोशिश करती है और आर्ट नोटिस करता है कि वो लिडिया के साथ पहले कितना रूड बिहेव करता था। इसके बाद वो अपने सिंहासन में बैठ जाता है और दोनों लड़कियां उसे डीमन लॉर्ड कह के उसकी तारीफ करने लगती हैं। वारवाटोस उससे पूछता है कि वो डीमन लॉर्ड कह के किसे बुला रहे हैं। लिडिया कहती है कि उसे नहीं पता और आर्ट को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वारवाटोस कहता है कि उसे पता है कोई है जिसे कि डीमन लॉर्ड कह के बुलाया जाता है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे क्यों डीमन लॉर्ड कह रहे हैं। जिस पे आर्ट कहता है कि ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद वो सभी वर्डा की लैब में होते हैं और वो डिस्कस कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ होगा। वर्डा कहती है कि किसी ने जरूर समय के पीछे जाके कुछ चेंज किया होगा और इसीलिए शायद गॉड ने उन्हें भेजा है ताकि वो उसको खत्म कर पाए जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो बताती है कि इस दुनिया का डीमन लॉर्ड 3 साल पहले आया था और कोई भी नहीं जानता कि वो असल में है कौन और कहां से आया है। यहाँ तक कि वारवाटोस भी उसे नहीं हरा पाया था। उसी वक्त वहाँ लिडिया पहुंचती है और वो आरी को फ्रंट लाइंस को ज्वाइन करने को कहती है। इसके बाद जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, लिडिया उन सभी को बताती है कि जिससे वो लड़ने जा रहे हैं वो है कर्स किंग। ये सुन के आर्ट घबरा जाता है क्योंकि उसी ने लिडिया के ऊपर एक कर्स कास्ट करके उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। जिसके थोड़ी देर बाद वो सभी कर्स किंग के किले तक पहुंच जाते हैं, जहाँ की कासल के दरवाजे को काफी सारे स्केलेटन सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सिल्फी उन्हें जाके खत्म करती, आर्ट एक ही हमले से सभी स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिडिया उससे पूछती है कि वो इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। वहीं आर्ट मन में सोच रहा था कि वो इस बार हिस्ट्री को रिपीट होने नहीं देगा। इसके बाद जब वो और आगे जा रहे थे, एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और उनके सामने ही एनिमी के सारे सोल्जर्स जल रहे थे। और जब वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि किसी ने स्वॉर्ड किंग की गर्दन को काट दिया है और जिसने उनके सारे दुश्मनों को हराया था वो उनके सामने आता है। आर्ट उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो वो खुद को डीमन लॉर्ड के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और वो वारवाटोस की किंगडम पे वॉर डिक्लेयर करके वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह नेशन के सारे जनरल्स और मिनिस्टर्स वहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि वो डीमन लॉर्ड से निपटने की स्ट्रेटेजी बना पाए। वारवाटोस कहता है कि वो इस लड़ाई को एक ही दिन में खत्म कर देंगे और इसके लिए वो सभी 4 हेवनली जनरल्स और खुद भी लड़ाई में उतरेगा। तभी आर्ट कहता है कि डीमन लॉर्ड ने डिक्लेयर किया है कि वो अमर है, आप उसका क्या करने वाले हैं। वारवाटोस कहता है कि वो एक सीक्रेट है। इसके बाद वॉर शुरू होने में 3 दिन बचे हैं और तब तक आर्ट अपने दोस्तों के साथ लिडिया के महल में रहने का डिसाइड करता है, जहाँ की लातिमा आके उसे बताती है कि लिडिया आर्मी की प्रिपरेशन में बिजी है। वहाँ बैठ के वो सोच रहा था कि उसने हिस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जिसको मरना चाहिए था वो नहीं मरा और साथ ही लिडिया के ऊपर भी कर्स नहीं हुआ। लेकिन तभी वहाँ डीमन लॉर्ड पहुंचता है और कहता है कि भगवान का लिखा हुआ मिटाना इतना आसान नहीं है। नेचुरल फोर्सेज एक्ट करेंगी और लिडिया की मौत फिर से हो ही जाएगी। इसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि वो भी आर्ट है, दूसरे किसी टाइमलाइन से। वो दोनों ही वारवाटोस की तरह जिए और मरने के बाद उनका पुनर्जन्म आर्ट मीटियोर के रूप में हुआ। आर्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पे वो बताता है कि उसे भी गॉड ने यहाँ एक मिशन के लिए भेजा है। और वो आर्ट को कहता है कि तुम भी तो लिडिया को बचाना चाहते हो, तो क्यों ना मेरे साथ काम करो। पर आर्ट उससे पूछता है कि अगर तुम लिडिया को बचाना चाहते हो तो इस एरा के वारवाटोस के साथ क्यों नहीं मिल जाते। डीमन लॉर्ड कहता है कि ऐसी सिचुएशंस बन चुकी है कि मैं और वो एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड ने जो मुझे मिशन दिया है वो है इस दुनिया को तबाह करने का। आर्ट को समझ नहीं आता कि गॉड इस दुनिया को तबाह करना क्यों चाहेगा और इसका लिडिया को बचाने से क्या लेना देना है। तो डीमन लॉर्ड उसे याद दिलाता है कि आखिर लिडिया की मौत कैसे हुई थी। जब उसके ऊपर कर्स कर दिया गया था, सिर्फ एक एलियन जिंदा बचा था जिससे कि उन्हें हराना था। लेकिन आर्ट उससे लड़ नहीं पाया, क्योंकि अगर वो मर जाता तो शायद उसकी वजह से लिडिया की भी मौत हो जाती। और यही वजह थी कि डीमन लॉर्ड गुस्सा था, क्योंकि अगर उसने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दिया होता वो अकेले लड़ने ना जाती, ना ही वो उसे पपेट बना देता और ना ही उन्हें उसे मारना पड़ता। और यही वजह थी कि उसने अपनी जान ले ली थी और आर्ट मीटियोर के रूप में पुनर्जन्म लिया। लेकिन इस जिंदगी में भी उससे सब कुछ छिन गया, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो इस दुनिया का दुश्मन बने ताकि उसकी मौत लिडिया के हाथों से हो और लिडिया भी जिंदा रहे। इसके बाद वो फिर से आर्ट को अपने प्लान को ज्वाइन करने को कहता है। वो उससे हाथ मिलाने ही वाला था कि उसे जेनी और रीना के चेहरे याद आते हैं और साथ ही जो उसकी स्वॉर्ड में लिडिया की स्पिरिट है वो भी उसे रोकती है। ये देख के डीमन लॉर्ड उसे 3 दिन का टाइम देता है अपना डिसीजन बनाने के लिए और इस दौरान वो पहाड़ के पीछे इंतजार करेगा। इसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है, वो उन चोरियों के साथ जाके डिनर करता है। जिसके बाद वो सभी शहर में घूम रहे थे, जहाँ की लिडिया फिर से अपनी छिछोरी हरकतों पे उतर आती है और वो आर्ट से भी कहती है कि उसे भी 2-3 लड़कियां छेड़नी चाहिए। पर आर्ट कहता है कि वो उसके जितना गिरा हुआ नहीं है। ये सुन के वो उसके मुंह पे घुसा मारती है। इसके बाद आर्ट भी उसके घुसा मारता है और वो दोनों ही एक दूसरे को मारकर नीचे गिरा देते हैं। और लिडिया उससे पूछती है, क्या तुम्हारा दिमाग अब क्लियर हुआ। आर्ट समझ जाता है कि लिडिया को पता चल गया था कि वो किसी बात को लेकर परेशान था। तो आर्ट उससे पूछता है कि वो क्या करेगी अगर उसे दुनिया में उसकी सबसे प्यारी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो। पर इसका जवाब देने से पहले वो उसे कहीं और लेके जाना चाहती है। वो एक तबाह हुए विलेज के बीच में थे। यहाँ लिडिया उसे बताती है कि इसी जगह पे उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पाप किए थे। तभी वहाँ से बहुत सारे घोस्ट बाहर आते हैं और वो सभी लिडिया को कोसने लगते हैं, क्योंकि उसने उस गाँव के कितने सारे परिवारों को खत्म कर दिया था। वो आर्ट को बताती
बताती है कि एक समय में इस जगह पे सिर्फ डीमंस रहा करते थे और वॉर के दौरान जब उन्हें इस जगह पे कब्जा करना था, उन्हें यहाँ के सभी इनोसेंट सिटीजन्स को भी मारना पड़ा और इसी वजह से वो एक मर्डरर जैसा फील करती है और उसे बताती है कि उसने पहले ही प्लान बना लिया है कि उसकी जिंदगी कैसे खत्म होनी चाहिए। वो कहती है कि वो इस लायक नहीं है कि उसे सेव किया जाए और इसीलिए जब उसकी मौत का समय हो तो आर्ट या फिर उसके कोई भी एलाय बीच में ना आए। जब वो घर वापस आते हैं, वो दोनों गुस्सा थी कि लेडी अकेले ही आर्ट को लेकर कहीं चली गई थी, तो वो उन दोनों को गले लगाती है और उनका गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें एक एक हेयर पिन दे देती है। इसके बाद दोनों आर्मीज की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ की वर्डा अपने रोबोट से उन सभी पे हमला कर रही थी और ओलिविया अपने बीस्ट वुमेन्स के साथ डीमंस को मार गिरा रही थी। ड्रैगन्स ऊपर से उनकी आर्मी के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन शील्ड्स की मदद से उनके अटैक को रोक दिया जाता है। वहीं जब सैनिक डीमन से लड़ रहे थे, एल्वार्टो अपनी सारी मैजिकल पावर से उस पूरी फील्ड को तबाह करने जा रहा था, लेकिन वारवाटोस अपने हेल गेट्स का यूज करके उसके मैजिक को खत्म कर देता है इससे पहले कि उनके सैनिकों की भी मौत हो जाए। वहीं वारवाटोस सोच रहा था कि आखिर कितने सारे डीमंस हैं, क्योंकि वो चाहे जितने भी डीमंस को मार रहे थे उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। वहीं जब सेल्फी और लेडिया लड़ रहे थे, लेडिया को कुछ महसूस होता है और वो सेल्फी को यहाँ सब कुछ संभालने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्ट डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा था, जो कि उससे पूछता है कि वो लेडिया को बचाएगा या फिर नहीं। आर्ट कहता है कि वो उसे नहीं बचाएगा क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती, वो सभी को बचाते हुए मरना चाहती है ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर पाए। ये सुन के उसे उस पर गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट पर हमला कर देता है, जिससे आर्ट किसी तरह बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, पर उसके ऊपर तो एक खरोच भी नहीं आती। तभी आर्ट के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बनता है और जैसे ही वो उससे बचने के लिए कूदता है, उसके चारों तरफ मैजिकल सर्कल्स बने हुए थे और आर्ट उन सभी को डिस्ट्रॉय करके नीचे उतर जाता है। इसके बाद आर्ट वॉइड होल स्पेल का यूज करता है और डीमन लॉर्ड को जमीन पर दबा रहा था, लेकिन वो उसके स्पेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो एक दूसरे को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे के मैजिक को कैंसिल कर सकते हैं। तो वो कहता है कि उसने पहले ही इस आउटकम को प्रेडिक्ट कर दिया था और आर्ट से पूछता है कि क्या तुम्हें शक नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें इतनी दूर क्यों मिलने को बुलाया। वहीं दूसरी तरफ रीना और जेनी को लड़ाई से दूर लिडिया के विला में ही रखा गया है। तभी उनके पास लातिमा आती है और वो उन्हें बताती है कि आर्ट उन्हें बुला रहा है। रास्ते में वो उनसे कहती है कि आर्ट को डीमन लॉर्ड की इमॉर्टैलिटी का सच पता चल गया है और उसने उन्हें डीमन लॉर्ड के कासल पे बुलाया है। आर्ट को लगता है कि डीमन लॉर्ड की इमॉर्टैलिटी एक सीक्रेट सोल सेपरेशन टेक्निक पे काम करती है, जिससे वो अपनी सोल को सेपरेट कर किसी सेफ वेसल में रख सकता है। तो अगर वो उसे मारना चाहते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी और आत्मा को एक ही साथ खत्म करना होगा। पर इस स्पेल की कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला ये कि वो वेसल से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता और दूसरा अगर वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो अमर नहीं रहेगा। वो कासल की तरफ जा ही रहे थे कि डीमन लॉर्ड के सोल्जर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो लातिमा खुद उनसे लड़ने के लिए रुक जाती है और उन दोनों को कासल की तरफ जाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई जारी है, जहाँ की दोनों आर्मीज एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं और सिल्फी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी बड़ी बहन कहाँ चली गई। डीमन लॉर्ड के कासल में उन दोनों को एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखता है जिसमें कि डीमन लॉर्ड की सोल रखी गई है, तो वो दोनों साथ में मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर उसी वक्त एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसी वक्त वहाँ लातिमा पहुंचती है। ये सब कुछ डीमन लॉर्ड का प्लान था। हालांकि वो खुश था कि आखिरी बार वो उन दोनों के चेहरों को देख पा रहा था। इसके बाद वो आर्ट से कहता है कि अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा। पर आर्ट कहता है कि वो उसके भी दोस्त हैं, तो ऐसे में वो कभी उन्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भले ही मैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाऊं, पर जल्द ही वारवाटोस की आर्मी वहां पहुंचने वाली है और उसके बाद उनके साथ क्या होगा इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। रीना उससे पूछती है कि वो डीमन लॉर्ड का साथ क्यों दे रही है। लातिमा बताती है कि वो ये सब कुछ लिडिया के लिए कर रही है। तभी जेनी कहती है कि वो इससे बाहर निकल सकते हैं क्योंकि भले ही वो मैजिक यूज ना कर पा रहे हो, लेकिन उन दोनों ने ही टिपिकल मैजिक सीखा था। जिसके बाद वो आर्ट का सीक्रेट स्क्रिप्ट मैजिक यूज करके अपने ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर लातिमा कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है और वो दर्जनों लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को समन करने लगती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को कमांड करती है, वहाँ लिडिया पहुंच जाती है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंची, तो लिडिया उन्हें बताती है कि उसने उनकी लोकेशन का उसकी दी गई हेयर पिन से पता लगाया है। लिडिया लातिमा को ये सब बंद करने को कहती है, पर लातिमा इस पूरी दुनिया को भी तबाह कर देगी अगर इससे वो लिडिया को बचा सकती है तो। पर लिडिया आसानी से उसके सभी डीमंस को हरा देती है, जिसके बाद वो उसके क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और इसकी वजह से अब डीमन लॉर्ड अमर नहीं रहा और वारवाटोस को भी अपनी छाती में कुछ दर्द होता है। डीमन लॉर्ड फिर से आर्ट की मदद मांगता है लिडिया को बचाने के लिए, लेकिन आर्ट उससे पूछता है कि क्या वो सच में लिडिया को बचाना चाहता है या फिर वो बस उसे मारने के गिल्ट से भाग रहा है। वो बस अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा है। उनके पास ये एक ही मौका है जब वो लिडिया को वो चीज दे सकते हैं जो कि वो चाहती है, लेकिन इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी पावर्स को रिलीज कर देता है। वो कहता है कि चाहे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो सच में लिडिया के साथ हमेशा के लिए जीना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। डीमन लॉर्ड आर्ट से पूछता है कि आखिर उसने खुद को रीइंकार्नेट क्यों किया अगर वो लिडिया की मौत के बाद अकेला नहीं फील कर रहा था तो। और वो उससे पूछता है कि क्या वो भूल गया है कि उसने आखिरी बार लिडिया से क्या कहा था। आर्ट कहता है कि वो ये कभी नहीं भूल सकता। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिडिया उसके ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि वो डीमंस के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करना चाहता था, जिससे कि डीमंस पीसफुली रह पाएंगे। पर लिडिया जानती थी कि इससे डीमंस को और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे वो अपनी फोर्सेस को बढ़ा पाएंगे। लेकिन वारवाटोस अपना मन नहीं बदल रहा था, तो लिडिया उसे गद्दार कहती है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें उनसे लड़ने की इतनी ही ज्यादा आग लगी है तो तुम्हें अकेले ही उनसे लड़ना होगा। पर वो असल में नहीं चाहता था कि वो और लड़ाई करे और लड़ाई में उसकी मौत हो जाए। और इसी बात का डीमन लॉर्ड को सबसे ज्यादा रिग्रेट है, क्योंकि अगर उसने अपनी असली फीलिंग्स लिडिया को बता दी होती तो लिडिया जिंदा होती। इसलिए वो इस बार लिडिया को बचा कर रहेगा। जिसके बाद वो
वो आर्ट के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी एक मैजिकल फील्ड उसकी तलवार को बीच में ही रोक देती है और उसी वक्त लिडिया के हाथ बाहर आते हैं और वो उसकी स्वॉर्ड को पीछे खींचते हैं। ये देखकर आर्ट समझ जाता है कि लिडिया असल में क्या चाहती है और वो डीमन लॉर्ड पे हमला कर देता है। घुटनों पे आने के बावजूद भी वो लिडिया को बचाना चाहता है और वो फिर से आर्ट को कन्विंस करने के लिए उसे लिडिया के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने को कहता है। डीमन लॉर्ड उसे बस थोड़ी देर के लिए रुकने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस बार भी लिडिया को ना बचा पाए, लेकिन आर्ट लिडिया के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और वो एक ही वार से डीमन लॉर्ड को मार गिराता है। जैसे ही उसकी मौत होती है, आर्ट की बॉडी ग्लो करने लगती है और साथ ही उन दोनों की बॉडीज भी ग्लो कर रही थी और वो समझ जाते हैं कि वो फाइनली अपने समय में वापस जा रहे हैं। लिडिया उससे फ्यूचर के बारे में पूछती है कि क्या फ्यूचर सच में ऐसा है कि जहाँ सभी लोग हमेशा खुश रहते हैं। पहले तो वो दोनों हिचकिचाते हैं पर फिर जेनी कहती है कि फ्यूचर सच में ऐसा है जब वो हर दिन स्माइल कर सकती है और रीना भी कहती है कि वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करती है। उनकी बातें सुनकर लिडिया खुश होती है कि उसका सैक्रिफाइस ऐसे ही फालतू नहीं चला गया। जाते जाते वो चाहती है कि वो दोनों आर्ट तक उसका एक मैसेज पहुंचाएं। वहीं वार्वाटोस को भी पता लग चुका है कि डीमन लॉर्ड की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो सभी के सामने आकर डिक्लेयर करता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी हार चुकी है और सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। लड़ाई जीतने के लिए लिडिया वार्वाटोस को कांग्रेचुलेट करती है पर वो कहता है कि ये सब कुछ आर्ट और उसके दोस्तों का कमाल है। वहीं दूसरी तरफ गॉड इम्प्रेस्ड था कि उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, पर जब आर्ट उससे पूछता है कि वो असल में है कौन तो वो कहता है कि वो बस उनका शुभ चिंतक है। फिर भी आर्ट कहता है कि काश उनकी मुलाकात दोबारा ना हो। गॉड भी कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहूंगा और वो उन सभी को अपनी टाइमलाइन में वापस भेज देता है, जहाँ की उठते ही उसे सिल्फी का चेहरा देखना पड़ता है और वो वापस से स्कूल ट्रिप पर ही पहुंचे हैं और आर्ट उन दोनों के सर पे लगे क्लिप्स को देखकर समझ जाता है कि वो सब कोई सपना नहीं था। जिसके बाद रीना आर्ट को वो मैसेज देती है जो कि लिडिया ने उसे कहा था, जो कि ये था कि चाहे वो जहाँ भी हो वो हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। इसके बाद लिडिया की स्पिरिट भी उसे आगे जाने को कहती है, जिसके बाद वो रीना और जेनी के साथ उस जगह को एक्सप्लोर करने चला जाता है। से लड़ रहे थे। एल्वार्टो अपनी सारी मैजिकल पावर से उस पूरी फील्ड को तबाह करने जा रहा था, लेकिन वार्वाटोस अपने हेल गेट्स का यूज करके उसके मैजिक को खत्म कर देता है इससे पहले कि उनके सैनिकों की भी मौत हो जाए। वहीं वार्वाटोस सोच रहा था कि आखिर कितने सारे डीमंस हैं, क्योंकि वो चाहे जितने भी डीमंस को मार रहे थे उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। वहीं जब सिल्फी और लेडिया लड़ रहे थे, लेडिया को कुछ महसूस होता है और वो सिल्फी को यहाँ सब कुछ संभालने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्ट डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा था, जो कि उससे पूछता है कि वो लिडिया को बचाएगा या फिर नहीं। आर्ट कहता है कि वो उसे नहीं बचाएगा क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती। वो सभी को बचाते हुए मरना चाहती है ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर पाए। ये सुन के उसे उस पर गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट पर हमला कर देता है, जिससे आर्ट किसी तरह बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, पर उसके ऊपर तो एक खरोच भी नहीं आती। तभी आर्ट के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बनता है और जैसे ही वो उससे बचने के लिए कूदता है, उसके चारों तरफ मैजिकल सर्कल्स बने हुए थे, पर आर्ट उन सभी को डिस्ट्रॉय करके नीचे उतर जाता है। इसके बाद आर्ट वॉइड होल स्पेल का यूज करता है और डीमन लॉर्ड को जमीन पर दबा रहा था, लेकिन वो उसके स्पेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो एक दूसरे को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे के मैजिक को कैंसिल कर सकते हैं। तो वो कहता है कि उसने पहले ही इस आउटकम को प्रेडिक्ट कर दिया था और आर्ट से पूछता है कि क्या तुम्हें शक नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें इतनी दूर क्यों मिलने को बुलाया। वहीं दूसरी तरफ रीना और जेनी को लड़ाई से दूर लिडिया के विला में ही रखा गया है। तभी उनके पास लातमा आती है और वो उन्हें बताती है कि आर्ट उन्हें बुला रहा है। रास्ते में वो उनसे कहती है कि आर्ट को डीमन लॉर्ड की इमॉर्टैलिटी का सच पता चल गया है और उसने उन्हें डीमन लॉर्ड के कासल पे बुलाया है। आर्ट को लगता है कि डीमन लॉर्ड की इमॉर्टैलिटी एक सीक्रेट सोल सेपरेशन टेक्निक पे काम करती है, जिससे वो अपनी सोल को सेपरेट कर किसी सेफ वेसल में रख सकता है। तो अगर वो उसे मारना चाहते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी और आत्मा को एक ही साथ खत्म करना होगा। पर इस स्पेल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला ये कि वो वेसल से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता और दूसरा, अगर वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो अमर नहीं रहेगा। वो कासल की तरफ जा ही रहे थे कि डीमन लॉर्ड के सोल्जर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो लातिमा खुद उनसे लड़ने के लिए रुक जाती है और उन दोनों को कासल की तरफ जाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई जारी है, जहाँ की दोनों आर्मीज एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं और सिल्फी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी बड़ी बहन कहाँ चली गई। डीमन लॉर्ड के कासल में उन दोनों को एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखता है जिसमें कि डीमन लॉर्ड की सोल रखी गई है। तो वो दोनों साथ में मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसी वक्त एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसी वक्त वहाँ लातिमा पहुँचती है। ये सब कुछ डीमन लॉर्ड का प्लान था। हालांकि वो खुश था कि आखिरी बार वो उन दोनों के चेहरों को देख पा रहा था। इसके बाद वो आर्ट से कहता है कि अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा। पर आर्ट कहता है कि वो उसके भी दोस्त हैं, तो ऐसे में वो कभी उन्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भले ही मैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाऊं, पर जल्द ही वार्वाटोस की आर्मी वहां पहुंचने वाली है और उसके बाद उनके साथ क्या होगा
होगा इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। रीना उससे पूछती है कि वो डीमन लॉर्ड का साथ क्यों दे रही है। लातिमा बताती है कि वो ये सब कुछ लिडिया के लिए कर रही है। तभी जेनी कहती है कि वो इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि भले ही वो मैजिक यूज ना कर पा रहे हो, लेकिन उन दोनों ने ही टिपिकल मैजिक सीखा था। जिसके बाद वो आर्ट का सीक्रेट स्क्रिप्ट मैजिक यूज करके अपने ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर लातिमा कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है और वो दर्जनों लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को समन करने लगती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को कमांड करती है, वहाँ लिडिया पहुंच जाती है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंची, तो लिडिया उन्हें बताती है कि उसने उनकी लोकेशन का उसकी दी गई हेयर पिन से पता लगाया है। लिडिया लातिमा को ये सब बंद करने को कहती है, पर लातिमा इस पूरी दुनिया को भी तबाह कर देगी अगर इससे वो लिडिया को बचा सकती है तो। पर लिडिया आसानी से उसके सभी डीमंस को हरा देती है, जिसके बाद वो उसके क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और इसकी वजह से अब डीमन लॉर्ड अमर नहीं रहा और वारवाटोस को भी अपनी छाती में कुछ दर्द होता है। डीमन लॉर्ड फिर से आर्ट की मदद मांगता है लिडिया को बचाने के लिए, लेकिन आर्ट उससे पूछता है कि क्या वो सच में लिडिया को बचाना चाहता है या फिर वो बस उसे मारने के गिल्ट से भाग रहा है। वो बस अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा है। उनके पास ये एक ही मौका है जब वो लिडिया को वो चीज दे सकते हैं जो कि वो चाहती है, लेकिन इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी पावर्स को रिलीज कर देता है। वो कहता है कि चाहे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो सच में लिडिया के साथ हमेशा के लिए जीना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। डीमन लॉर्ड आर्ट से पूछता है कि आखिर उसने खुद को रीइंकार्नेट क्यों किया अगर वो लिडिया की मौत के बाद अकेला नहीं फील कर रहा था तो। और वो उससे पूछता है कि क्या वो भूल गया है कि उसने आखिरी बार लिडिया से क्या कहा था। आर्ट कहता है कि वो ये कभी नहीं भूल सकता। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिडिया उसके ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि वो डीमंस के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन करना चाहता था, जिससे कि डीमंस पीसफुली रह पाएंगे। पर लिडिया जानती थी कि इससे डीमंस को और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे वो अपनी फोर्सेस को बढ़ा पाएंगे। लेकिन वारवाटोस अपना मन नहीं बदल रहा था, तो लिडिया उसे गद्दार कहती है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें उनसे लड़ने की इतनी ही ज्यादा आग लगी है तो तुम्हें अकेले ही उनसे लड़ना होगा। पर वो असल में नहीं चाहता था कि वो और लड़ाई करे और लड़ाई में उसकी मौत हो जाए। और इसी बात का डीमन लॉर्ड को सबसे ज्यादा रिग्रेट है, क्योंकि अगर उसने अपनी असली फीलिंग्स लिडिया को बता दी होती तो लिडिया जिंदा होती। इसीलिए वो इस बार लिडिया को बचा कर रहेगा। जिसके बाद वो आर्ट के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी एक मैजिकल फील्ड उसकी तलवार को बीच में ही रोक देती है और उसी वक्त लिडिया के हाथ बाहर आते हैं और वो उसकी स्वॉर्ड को पीछे खींचते हैं। ये देखकर आर्ट समझ जाता है कि लिडिया असल में क्या चाहती है और वो डीमन लॉर्ड पे हमला कर देता है। घुटनों पे आने के बावजूद भी वो लिडिया को बचाना चाहता है और वो फिर से आर्ट को कन्विंस करने के लिए उसे लिडिया के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने को कहता है। डीमन लॉर्ड उसे बस थोड़ी देर के लिए रुकने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस बार भी लिडिया को ना बचा पाए। लेकिन आर्ट लिडिया के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और वो एक ही वार से डीमन लॉर्ड को मार गिराता है। जैसे ही उसकी मौत होती है, आर्ट की बॉडी ग्लो करने लगती है और साथ ही उन दोनों की बॉडीज भी ग्लो कर रही थी और वो समझ जाते हैं कि वो फाइनली अपने समय में वापस जा रहे हैं। लिडिया उससे फ्यूचर के बारे में पूछती है कि क्या फ्यूचर सच में ऐसा है कि जहाँ सभी लोग हमेशा खुश रहते हैं। पहले तो वो दोनों हिचकिचाते हैं, पर फिर जेनी कहती है कि फ्यूचर सच में ऐसा है जब वो हर दिन स्माइल कर सकती है। और रीना भी कहती है कि वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करती है। उनकी बातें सुनकर लिडिया खुश होती है कि उसका सैक्रिफाइस ऐसे ही फालतू नहीं चला गया। जाते जाते वो चाहती है कि वो दोनों आर्ट तक उसका एक मैसेज पहुंचाएं। वहीं वारवाटोस को भी पता लग चुका है कि डीमन लॉर्ड की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो सभी के सामने आकर डिक्लेयर करता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी हार चुकी है और सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। लड़ाई जीतने के लिए लिडिया वारवाटोस को कांग्रेचुलेट करती है, पर वो कहता है कि ये सब कुछ आर्ट और उसके दोस्तों का कमाल है। वहीं दूसरी तरफ गॉड इम्प्रेस्ड था कि उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, पर जब आर्ट उससे पूछता है कि वो असल में है कौन, तो वो कहता है कि वो बस उनका शुभ चिंतक है। फिर भी आर्ट कहता है कि काश उनकी मुलाकात दोबारा ना हो। गॉड भी कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहूंगा और वो उन सभी को अपनी टाइमलाइन में वापस भेज देता है, जहाँ की उठते ही उसे सिल्फी का चेहरा देखना पड़ता है और वो वापस से स्कूल ट्रिप पर ही पहुंचे हैं। और आर्ट उन दोनों के सर पे लगे क्लिप्स को देखकर समझ जाता है कि वो सब कोई सपना नहीं था। जिसके बाद रीना आर्ट को वो मैसेज देती है जो कि लिडिया ने उसे कहा था, जो कि ये था कि चाहे वो जहाँ भी हो वो हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। इसके बाद लिडिया की स्पिरिट भी उसे आगे जाने को कहती है, जिसके बाद वो रीना और जेनी के साथ उस जगह को एक्सप्लोर करने चला जाता है।